क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो फ्रेंड्स, आज कैसे कोशिश के एक लाइव सेशन में आपका बहुत बड़ा वेलकम है। तो बताओ आज कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे? औद्योगिकरण का युग। क्यों? मैम इसमें कुछ समझ ही नहीं आता है। और तो और ये इतना बड़ा चैप्टर है। कोई बात नहीं, इसका भी एक सोल्यूशन है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जब भी कोई बहुत लंबा या बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर हो, उसको एक कहानी की तरह पढ़ो, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम चलेंगे इंग्लैंड में 17th सेंचुरी में, और एक लड़का जॉन से मिलते हैं। ये है जॉन, और जॉन ऐसे मकान में रहता है, और जॉन के पापा खेत में मजदूरी करते हैं। अब एक दिन जॉन के पापा की नौकरी चली गई। मैम कैसे नौकरी चली गई? लॉकडाउन लग गया था क्या? नहीं, लॉकडाउन नहीं लगा था। इन जो खेत के मालिक थे, उन्होंने कहा मुझे अनाज नहीं ग्रो करना, मैं भेड़ पालूंगा और ऊन का व्यवसाय करूंगा। अब देखो, 100 भेड़ पालने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी? दो तीन, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। और एक खेत में कितने लोग काम करते होंगे? मैम बहुत सारे लोग। तो ये सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो जॉन के पापा घबराए नहीं, वो सीधा गए शहर, सौदागर से मिले और उन्होंने उनसे कहा नौकरी दो। उन्होंने नौकरी नहीं दी, उसको घोड़ा भी दिया, यूनिफॉर्म भी दिया, टोपी भी दी। और काम क्या था? शहर शिलुई लेकर वो गांव-गांव जाते थे, गांव के औरतों को देते थे कि तुम इसमें से धागा काटो। फिर वो धागा कलेक्ट करके बुनकर के पास ले जाते थे। बुनकर पूरा कपड़ा बनाने के बाद उसको ले जाते थे फुलर के पास। फुलर कभी सुना है आपने? फुलर होती थी औरतें जो कपड़े को ना पाँव से जोर जोर से मारती थी। अब क्या होता है, जब बुनकर बुनता है, छोटे छोटे धागे के टुकड़े रह जाते हैं, कभी थोड़ी डस्ट आ जाती है, तो ये मारने से ये सारा कपड़ा साफ हो जाता था। फिर रंगाई किया, फिर शहर में ले गए, अच्छी तरह पैकिंग की, जहाज पे चढ़ाया और देश विदेश में बेच रहे हैं। तो ये एक अच्छा बिजनेस चल रहा था, पर ये सारा बिजनेस गोलमाल कर दिया मशीनों ने आकर। अब देखो कैसी दिक्कत आई। सबसे पहली मशीन बनी कार्डिंग मशीन। धुनकर होता है ना, देखो धुनकर, ये धुनकर का काम कार्डिंग मशीन करने लगा। पूरा रुई तैयार करके दे देता था। फिर बना स्पिनिंग जेनी। औरत एक धागा काटती थी, ये एक साथ 10 धागा काटते। तो फैक्ट्री का जो मालिक है उसको क्या लगा, गांव से काम करवाऊंगा, नॉट एफिशिएंट, फैक्ट्री में बनाऊंगा तो ये तो बहुत एफिशिएंट काम होगा। फिर बना पावर लूम। पहले तो ये लोग पाँव से चलाते थे, हैंडलूम तो हाथ से बनता है ना, हाथ करघा, ये पाँव से चलाते थे। और इसके बाद बना स्टीम इंजन। स्टीम इंजन से बिजली तैयार होने लगी, तो ये मशीनें बिजली से चलने लगी। फैक्ट्री पे फैक्ट्री खुल गई, बहुत सारे और जब स्टीम इंजन बनी, लोकोमोटिव भी बनी उसके साथ। सामान को एक जगह से दूसरी जगह, ये देखो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, है ना। और जब लोकोमोटिव बनी तो पैसेंजर को भी तो ले जाएंगे, लोगों को भी ले जाएंगे। इस तस्वीर को देखो, मज़ेदार है ना। पहली लोकोमोटिव चल रही है और देखो कितने लोग निकल आए हैं इसको देखने के लिए। देखो कितने लोग निकल आए हैं। आज भी अगर कोई अजूबा होता है सड़क पे, हम लोग निकलते नहीं है देखने। तो पहले ट्रेन को देखने के लिए बिल्कुल इस तरह से लोग आए। एक चीज़ आप सोचो, ट्रेन बनाने के लिए क्या ज़रूरत थी? पटरी और इंजन की, सब चीज़ों के लिए लोहे की ज़रूरत थी। तो इन मशीनों के साथ साथ लोहा वाला इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो भी खूब तेज़ी से बढ़ रहा था। ठीक है, और सारे जैसे फैक्ट्रीज बन गई। पर क्या आपको लगता है कि ये लोगों ने जल्दी जल्दी सब कुछ ले लिया? नो मैम, कभी नहीं होता। 10-20 साल लग गए। पहले तो औरतों ने जाकर स्पिनिंग जेनी पर बहुत प्रोटेस्ट किया कि हमारी सारी नौकरी काम जा रहा है, ये इस पे क्या मशीन लगा दिया तुम लोगों ने। पर फैक्ट्री वालों ने तो उनकी सुनी नहीं। धीरे 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 उन्हें समझ आ गई कि हमें शहर की तरफ जाना पड़ेगा। ये देखो सब शहर की तरफ जा रहे हैं। और जाकर ये ना किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास अपना नाम लिखवाते थे। अगर कॉन्ट्रैक्टर से जान पहचान होती थी, कॉन्ट्रैक्टर उनको सीधी फैक्ट्रीज़ में नौकरी लगवा देते थे। नौकरी लग गई तो एक छोटा सा मकान ले लिया। देखो कैसे मकान में रहते थे, बिल्कुल ऐसे चिपके मकान है। और मकान के अंदर देखो, मैम बिल्कुल जगह भी नहीं है, और फिर नहीं जगह नहीं है, रोशनी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, इसलिए लोग बीमार भी काफ़ी पड़ते। पर ऐसे बहुत लोग थे जिसकी कोई जान पहचान नहीं थी, कोई नौकरी नहीं लगी, तो वो रात को कैसे सोते थे? देखो रोड पे सो रहे हैं, पूरी परिवार रोड पे सो रही है। और जिन्होंने किसी तरह कहीं से 2 पैसे आमदनी कर लिए, रैन बसेरा समझते हो? यस मैम। क्या होता है रैन बसेरा? जब रात में एक घर में रुकते हैं और फिर दिन में निकल जाते हैं बाहर के टाइम,
कमाने के लिए। वो रैन बसेरा में जाके एक बॉक्स का किराया देते थे और बॉक्स के अंदर सोते थे ऐसे, नंबर वाइज, बिल्कुल। और जिनके पास 2 पैसे भी नहीं है, सिर्फ 1 पैसा है, उनको मिलता था एक रस्सी। ये देखो यस मैम, रस्सी पे सब लोग सो रहे हैं। कितना मुश्किल था ना। यस मैम। तो सरकार को लगने लगा कि हमारे देश के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, लोगों के पास पैसे होने चाहिए, ऐसे गरीब कैसे ऐसे जिएंगे, लोग तो ख़त्म हो जाएंगे ऐसे करते करते। तो सरकार ने शुरू किया, बड़ी बड़ी सड़कें बनाओ, बड़े बड़े इमारतें बनाओ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत चलने लगी, रेल लाइन बनाओ, पूरे देश भर में रेल लाइन बिछाओ। कुछ शहर ऐसे थे जो बहुत बड़े बन गए, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, इनमें बड़े बड़े मिल्स लग गए, क्योंकि ये रिवर्स के ऊपर थे। यहाँ कोयला भी आसानी से आता था और बना हुआ सामान वो भी पोर्ट्स की तरफ आसानी से जा सकता था। तो ये तो था इंग्लैंड की कहानी। मैम इंडिया में क्या हुआ था? इंडिया में कैसी मशीन आई? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके आंसर से पहले हम इंडिया में मशीन के पहले वाला युग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मुगल ज़माने में भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था टेक्सटाइल, वस्त्र, कपड़े। ये ज़्यादातर बनते थे बंगाल और बिहार में, और 75% जो इनकम था मुगल का, ये टेक्सटाइल कपड़ों से ही आता था। इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे उन दिनों में। एक गाना था सोने की चिड़िया, है ना, किसी मूवी में आपने सुना होगा। बिल्कुल, देखो कितने सुंदर वस्त्र बनते थे। ये जरी का काम है, और ये देखो ये एम्ब्रॉयडरी का काम है, इससे ये गाउन बनाते थे। और इसको देखो, ये इसको कहते हैं मसलिन। कभी सुना है मसलिन का? मसलिन सुना है, ये जो अंगूठी से निकल जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल। देखो कितनी डेलिकेट क्लॉथ है, ये सिर्फ बंगाल में ही बनती थी ये कपड़े। और इनकी ये डिमांड थी, वो डिमांड थी कि बुनकर जो भी पैसा मांगता था उसको मिल जाता था, क्योंकि लोग अच्छी चीज़ के लिए तो पैसे देने को बहुत तैयार होते ही हैं। और ये ना एक बड़ी सी इंडस्ट्री थी। व्यापारी जो ये कपड़ा खरीदते थे, यहाँ से लेकर वो ले जाते थे, देखो इराक, ईरान, टर्की सब क्रॉस करके यूरोप तक ले जाते थे। और सी रूट्स को देखो, सूरत, मसूलीपट्टनम, हुगली, ये बड़े बड़े पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे। यहाँ से सिर्फ पश्चिम को ही नहीं, ईस्ट को चाइना ट्रेड भी होता था, और इससे इंडिया ज़बरदस्त पैसे बनाती थी उस वक्त इनसे, ठीक है। और ये जो एक पूरा सिस्टम बना हुआ था ना कपड़े बुनने का वगैरह, ये कॉटेज इंडस्ट्री था, घर में होता था, गांव-गांव में होता था। काटना, बुनना, रंग करना, पैक करना, सब कुछ गांव के अंदर होता था। और सिस्टम में बुनकर को पैसे देने, कभी पैसों की ज़रूरत होती थी रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए, तो उसके लिए बैंकर्स होते थे, अकाउंटेंट्स होते थे, और ट्रेडर जो होते थे ज़्यादातर पारसी होते थे, जो इंडिया में आकर यहाँ से लेके जाते थे। हाँ, और साथ साथ ये भी थे ब्रोकर। ट्रेडर कई बार सामान लेके बंदरगाह तक जाते थे, और वहाँ ब्रोकर वो ब्रोकर ना, जो ब्रिटिश जहाज आती थी, पोर्टुगीज़ जहाज आती थी, फ्रेंच जहाज आती थी, उनके साथ वो डील करवा देते थे। तो ये ब्रोकर, तो कितने लोग हुए देखो, बैंकर, ब्रोकर, ट्रेडर, अकाउंटेंट, वीवर, घर में जो काम करते थे सारे लोग, एक लंबा सा बड़ा सा चेन था। और ये उद्योग बहुत फलता फूलता उद्योग था, पर ब्रिटिश जब यहाँ पे आई इंडिया में, उन्होंने इसको चूर मार कर दिया, तहस नहस कर दिया। मैं आपको एक डेटा पॉइंट बताती हूँ, इसी से आपको पता चलेगा। 1800 ईस्वी में भारत ने एक्सपोर्ट किया था 33% टेक्सटाइल, और 1850 में एक्सपोर्ट किया था ओनली 3%। जस्ट इमेजिन, पूरा बिजनेस चौपट हो गया था। मैम कैसे और क्यों हुआ ऐसे? ये मैं आपको बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके? तो अब तक हमने जितना किया इसका सारांश आप अच्छी तरीके से देख लो। और मैंने आपसे कहा था ना कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो उसको कहानी की तरह देखेंगे तो नो प्रॉब्लम, आधा चैप्टर तो हो ही गया, आपको कितना प्रॉब्लम लगा ये बताओ। आप हमारे साथ जुड़े रहो अगले चैप्टर के लिए, अगले पार्ट के लिए। और आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर ये सब में जुड़े हो ना, क्योंकि हम हर रोज़ इसमें मोटिवेशनल पोस्ट डालते रहते हैं। आप इसको देखोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोशिश